हाय एवरीवन, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रही थी कि एविडेंस क्या है और एविडेंस के कितने प्रकार होते हैं। इसके पिछले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि एविडेंस क्या है और डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमटेंशियल एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस की चर्चा मैं कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सेकेंडरी एविडेंस कि सेकेंडरी एविडेंस क्या है, यानी इसे हम द्वितीयक साक्ष्य भी बोलते हैं। जब किसी फैक्ट के बारे में अगर प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एविडेंस का सहारा लिया जाता है, यानी इसलिए इसे हम द्वितीयक एविडेंस यानी कि सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं। यानी कि ऐसे एविडेंस को पेश करने के लिए न्यायालय में केवल विशेष परिस्थिति में ही अनुमति देता है। क्यों विशेष परिस्थिति में दिया जाता है? क्योंकि जहाँ पे प्राइमरी एविडेंस उपलब्ध नहीं होता है तभी हम सेकेंडरी एविडेंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी एविडेंस जो है प्राइमरी एविडेंस की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये सर्टिफाइड कॉपी है ना, या फिर ओरिजिनल से कॉपी किया हुआ फ़ोटो कॉपी होता है। इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है कम माना जाता है। ये हो गया सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट है एक्चुअल या ओरिजिनल एविडेंस, यानी कि वास्तविक साक्ष्य। तो वास्तविक साक्ष्य किसे कहते हैं? ऐसे एविडेंस जो न्यायालय में डायरेक्ट रूप से पेश किया जाता है, यानी कि ऐसा एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट रूप से पेश किया जाता है। इसे हम भौतिक पदार्थ के एविडेंस के रूप में भी इसे जानते हैं, भौतिक पदार्थ के एविडेंस के रूप में। यानी कि यह ऐसा एविडेंस होता है जो सेंसेस के द्वारा परसीव करते हैं और ये डॉक्यूमेंट से अलग होता है, यानी कि ये भौतिक वस्तु के रूप में उसे पेश किया जाता है। जैसा कि हत्या के मामले में उपयोग किए जाने वाला हथियार, जैसे चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, बंदूक हो गया, खून से सने हुए कपड़े हो गए, ये सब क्या हो गया, ये सब भौतिक रूप में है ना, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक वस्तु इसे बोलते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि ए पर आरोप है, चार्ज है कि बी की हत्या किया है किसी हथियार से। अगर ये हथियार अगर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल एविडेंस हो जाएगा। ठीक, या फिर मान लेते हैं कि अभी मैं बताई हूँ ना कि अगर रक्त यानी खून से अगर सने हुए कपड़े हो गए जो डायरेक्टली रूप से हम देख सकते हैं ना, तो अगर ये भी न्यायालय के समक्ष अगर पेश किया जाता है तो इसे ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल एविडेंस में माना जाएगा। नेक्स्ट है हेयरसे एविडेंस। हेयरसे एविडेंस यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य, यानी सुनी सुनाया साक्ष्य भी इसे बोलते हैं। सुनी सुनाया साक्ष्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा एविडेंस होता है जिसमें जो विटनेस होता है वो अपनी देखी हुई या अपनी सुनी हुई नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के माध्यम से सुनी हुई बातों के आधार पर साक्ष्य देता है। यानी कि हेयरसे एविडेंस का अर्थ यह होता है ऐसा एविडेंस जो गवाहों के अपने सेंसेस के द्वारा ग्रहण परसीव नहीं किया जाता है, बल्कि ये किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसे सुनता है, देखता है और उसी के आधार पर वो एविडेंस देता है, गवाही देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हेयरसे एविडेंस कहते हैं। यानी कि यह ऐसा एविडेंस होता है जो व्यक्ति द्वारा जो अपनी आँखों से नहीं देखा हो, जो घटना को है ना, ये ऐसा व्यक्ति के द्वारा दिया गया गवाह होता है जो घटना को अपनी आँखों से देखा नहीं है ना,
जिसमें घटना या किसी फैक्ट के बारे में स्वयं अपने कानों से सुना नहीं होता है या किसी फैक्ट को स्वयं अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं किया होता है ना। यानी कि यह केवल दूसरों के मुंह से सुनकर बातें बताई जाती है। तो इसे हम हेयर से एविडेंस कहते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो बी को बोलता है कि मैंने सी के घर में चोरी किया था, है ना। और बी क्या करता है, अगर बी के द्वारा कोर्ट में गवाही दिया जाता है तो ये क्या माना जाएगा, हेयर से एविडेंस में इसे माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो है अपनी आंखों से देखा नहीं है चोरी करते हुए, बल्कि ए बताया है बी को सुनी सुनाई बातों पे, है ना, सुन के अपने मुंह से, यानी ए के मुंह से है, ना कि स्वयं वो देखा या सुना है, यानी ए के मुंह से सुनता है। तो इसीलिए हम इसे हेयर से एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्य। ऐसा एविडेंस जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दिया जाता है, यानी कि खुद न्यायालय के सामने क्या होता है, वो पेश होकर अपने मुंह से बोलता है, कहता है घटना या किसी विवाद से संबंधित जानकारी को वो अपने मुंह से बोलता है। इसीलिए इसे ओरल एविडेंस कहते हैं, यानी कि ऐसा एविडेंस डायरेक्ट होने की मतलब ऐसा बयान जो एक गवाह द्वारा कोर्ट के समझ खुद ही देता है, इसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि जब कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट के माध्यम से अगर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है तो ऐसे एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल एविडेंस, यानी कि न्यायालय के समक्ष पेश किया जाने वाला ऐसा एविडेंस जो ओरल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो, तो उसे हम जुडिशियल एविडेंस कहते हैं। यानी कि अपने क्या उसे बोलते हैं, हाँ, वो मौखिक और दस्तावेजी होना चाहिए, तो इसे हम जुडिशियल एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस का मतलब होता है न्यायिकेतर साक्ष्य, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस ऐसे एविडेंस को कहते हैं जो न्यायालय के समक्ष ना देकर वो किसी दूसरी जगह पर, किसी अन्य स्थान पर या किसी अन्य व्यक्ति के सामने दिया जाता हो, इसीलिए इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि क अपने मित्र ख को यह कहता है कि उसने घ के यहाँ चोरी किया है ना, यानी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कोर्ट के सामने नहीं बोला, बल्कि किसी और व्यक्ति के सामने बताया, बाहर, कोर्ट के बाहर बताया, तो इसी वजह से इसका नाम एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही।